नमस्कार दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि अ, हम लोग पीस एजुकेशन पे बात करना है या शैक्षिक प्रबंधन पे। तो फिर हमने ये तय किया है कि क्यों ना हम लोग पीस एजुकेशन पे जो 3 दिन बात किए तो कंटिन्यू इसको और हम लोग 4-5 दिन तक लेके चलते हैं। जो कुछ सिलेबस हमारा समझ में आया कि कितना ख़त्म हुआ है कितना नहीं ख़त्म हुआ है ना। तो लगातार हम लोग फिर से 5 दिन तक पीस एजुकेशन पे बात करेंगे, ठीक है। यानी पीस एजुकेशन में जैसे आज का हमने जो प्रकरण लिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा। चूँकि ये हम लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉपर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ का कमेंट आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, तो जिससे थोड़ी सी हो रही है कि जैसा लग रहा है कि हमारा प्रभावशाली टीचिंग नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट दें जिससे कि हम लोग समझ पाएँ आपकी क्या समझ बनी क्या नहीं समझ बनी। यदि ये नहीं पता लग पा रहा है हमको तो शायद मुझे लग रहा है या सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें कि जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर डिस्कस करना है, यदि समझ में आ रहा है तो भी हमको डिस्कस करना है ना। अपनी बातों को हम लोग को रखना है, यानी उसको हम लोग रिटन फॉर्म में कुछ लिख के दें। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसको आप रिटन फॉर्म में लिख के मुझे दो, तो वो ज़्यादा थोड़ा प्रभावशाली टीचिंग हो जाएगा। ऐसे वन वे टीचिंग हो जा रहा है, आपके साइड से भी कुछ होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट मैं जैसे कि कुछ स्टडी का टास्क दे रहा हूँ तो उस पर भी आप लोग काम करो। तो आज का जो हम लोग का प्रकरण है शांति कौशल। अब शांति कौशल किसके लिए, यानी ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण किया जाए जो प्रभावशाली शांति निर्माण कर सके, यानी प्रभावशाली तरीके से शांति का निर्माण कर सकें। शांति कौशल वो यानी हमें ऐसे स्टूडेंट को तैयार करना है, यानी ऐसे स्टूडेंट के साथ काम करना है, यानी ऐसे हमको विद्यार्थी तैयार करने हैं जो समाज के लिए प्रभावी शांति का निर्माण कर सकें। उसके लिए जैसे 3 बिंदुओं में हम लोग देखेंगे, उसमें जैसे 3 बिंदु हम लोग का होगा जो चिंतन कौशल, ठीक है। चिंतन कौशल के बाद होगा संप्रेषण कौशल और इसके बाद होगा वैयक्तिक कौशल। यानी 3 इनको बिंदुओं पे हम लोग बांट करके देखा जाएगा। इनमें एक एक बिंदु को अलग अलग करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बहुत से सब हेडिंग हैं, सब हेडिंग पे एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमने ये लिया हुआ है टॉपिक, तो इसमें एक चीज़ बड़ा ये है हम लोगों के लिए अच्छा कि स्पेशल कुछ इसमें हम लोग को मिलेगा देखने को, जैसे यानी किस प्रकार से निर्माण किया जाए, क्या है क्या नहीं। और आज भी हमने वही एससीईआरटी का जो पीडीएफ बुक हम लोग के पास है उसी से हमने ये ले रखा है, तो उसको हम लोग देखते हैं और इसके बाद उस पर एक एक बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखें शांति कौशल, इसमें हम लोग पढ़ते हुए और इसके बाद डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग पूर्व में किए हैं अध्ययन उसी तरह से प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित किया जाए जो उन्हें प्रभावी शांति निर्माता बना सके। इनका परिचय हम चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल के तहत संक्षिप्त जानकारी के रूप में दे सकते हैं। यानी देखिए जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यानी इस तरह के विद्यार्थी, यानी यह अपेक्षा की जाए कि हम कैसे विद्यार्थी, चूँकि हम लोग अभी प्री सर्विस टीचर हैं, आप सभी प्री सर्विस टीचर हो, यानी प्री सर्विस टीचर हो या प्री सर्विस और सर्विस टीचर तो आप लोग समझते हो। यानी प्री सर्विस यानी पूर्वकालिक शिक्षक, यानी अभी आप प्रशिक्षण ले रहे हो, न कि आप अभी टीचर हो। यानी जैसे जो अभी टीचर हैं, यानी हम में से डाइट के जो भी टीचर्स हैं, यानी ये सारे इन सर्विस टीचर में आएंगे और आप प्री सर्विस अभी ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ठीक है। तो आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो, तो जब आप टीचर होंगे या आप टीचर होंगे, जैसे हमारा उत्तरदायित्व तो है कि एक ऐसे हम टीचर्स को तैयार करें जो शांति का प्रभावी यानी प्रभावशाली शांति निर्माता बने, वैसे ही आपका भी उत्तरदायित्व होगा कि आप भी शांति का यानी प्रभावशाली शांति निर्माता बन सकें। उसके लिए तो उसके लिए जैसे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्किल होना चाहिए, कौन कौन से कौशल होने चाहिए, उन स्किल पे हमको बात करना है। तो उसमें पहला हमारा हो जाएगा उसमें चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल। अब हम देखें चिंतन कौशल को देखते हैं। यानी चिंतन कौशल में ये देखिए हम लोगों को सेटिंग यहाँ पे दिया है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो है आलोचनात्मक चिंतन। यानी आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या, आप लोगों को
जहाँ तक है, कभी हम लोग प्रश्न देते हैं यूनिट टेस्ट में मिले, और कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप बहुत टाइम आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा, आलोचनात्मक लिखा होता है कि इन प्रश्नों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक उत्तर दीजिए। यानी उसमें क्या होता है, यानी जो जो आपके विचार होते हैं, जो आपके तथ्य होते हैं, उन विचारों के साथ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तथ्य विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता। यानी जो तथ्य हैं, विचार हैं, उसमें क्या भेद हैं उनको हम लोग समझ पाएं। दूसरा ये भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना, क्या इनमें अंतर है, क्या इनमें और हो सकता है, और तर्क या बहस में निहित पूर्व सूचना एवं विषयों और समस्याओं को पहचानना। यानी जो हमने तर्क किया है या जो हमने निर्णय लिया है, जो जिस तरह का लिया है, उसको हम लोग विषयों के समस्याओं को पहचाने, ठीक है, और सही ढंग से तर्क करना, और उनको पहचानने के बाद उसको सही तरीके से हम लोग तर्क करें। यानी हम लोग जो प्रश्न देखते हैं तो उसमें यानी जो विचारधाराएं हैं, यानी एक जो जैसे अगर हम लोग को कोई प्रकरण मिलता है तो उस प्रकरण पे यानी कोई अलग अलग थिंकर उस पर अलग अलग अपने विचार देते हैं, उन थिंकर के आधार पे भी हमको तुलना करना है, उनकी समझ को बनाना, उनको समझ बनाते हुए यानी हम अपने समझ को भी उसमें लिखते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़। तो इन सभी चीज़ों का इनमें ध्यान देना होता है, ठीक है। दूसरा है सूचना प्रबंधन। सूचना प्रबंध क्या है? परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता होना। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, परिकल्पना आप लोग समझते हो, है ना। यानी परिकल्पना हाइपोथेसिस, यानी जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसका एक हमारा स्टेप होता है परिकल्पना, है ना। जब हम परिकल्पना का यानी संभावित उत्तर की तरफ जाना। संभावित उत्तर यानी हम लोग बोला जाए कि जैसे आपको एक्शन रिसर्च जब मैं बताया था तो उस टाइम बताया था कि जैसे आप क्या हैं कि मिड डे मील के बाद बच्चे, एक समस्या है, मिड डे मील के बाद खाने के बाद बच्चे भग जाते हैं, तो इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है? हो सकता है शिक्षक अच्छे से न पढ़ा रहा हो सकता है कि बच्चे इंटरेस्ट न ले रहे हो सकता है बच्चे के गार्जियन सही नहीं हो सकता है हमारी टीचिंग बहुत प्रभावशाली नहीं हो। यानी यह संभावित उत्तर हम मान रहे हैं, यानी वैसी को ये कह रहा है सूचना प्रबंध कैसा, यानी परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता होना। यानी जो परिकल्पना हो उसको आकार देना और जांच की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा यानी हल कहाँ से मिल सकते हैं और सूचना को कैसे स्वीकार और अस्वीकार किया जा सकता है। यानी जो सूचना है वहाँ उसका हल कैसे मिलेगा और उसको कैसे हम लोग स्वीकार करेंगे या कैसे अस्वीकार करना है। यदि कोई चीज़ें हैं यदि गलत है तो हमें स्वीकार नहीं करना, और कब उसे अस्वीकार करना है यह हमें समझ होनी चाहिए। यह जानकारी भी रखना कि प्रभावी ढंग से साक्ष्यों को आंकना, सर्वाधिक उचित कार्यवाही के लिए सक्षम होने हेतु संभावित परिणामों को आंकने की समझ होना, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें बिंदु है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन का तात्पर्य क्या है? जैसा कि मैं आपको बताता था क्रिएटिव चीज़ों को लेकर के, चूँकि आज की हम जो संकल्पना में, आज की जो हम टीचिंग की बात करते हैं, यानी वर्तमान समय में जो हम टीचिंग की बात करते हैं, तो रचनात्मक शिक्षा प्रणाली जो है सबसे महत्वपूर्ण, यानी स्ट्रक्चर जो मेथड है, यानी सबसे अच्छा हम लोग मान रहे हैं कि अगर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे बहुत आगे निकल पाएंगे। यानी नूतन समाधान, नूतन का मतलब नया, और हल तलाशना, यानी उसके समाधान के साथ हल समाधान तलाशना, पाश्चात्यता से सोचना और समस्याओं को कई परिप्रेक्ष्यों में देखना, यानी अलग अलग परिप्रेक्ष्य। जैसे हम लोग के पास अगर कोई समस्या है तो उसको अलग तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक मैथ का क्वेश्चन होता है, उसको एक ही क्वेश्चन को हम लोग 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई नया भी और तरीका हो सकता है? उसके लिए भी हमें विचार करना है, वही तरीका नहीं अपनाना है जो हमारे पास है, कुछ हम उसमें नया भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन का देखिए सीधा स्पष्ट यहाँ अर्थ दिया हुआ है, समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना, यानी चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखना और किसी भी समस्या विशेष से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना। प्रतिबिंबन यानी समस्या से अलग रहना, यानी कोई समस्या से अलग है तो उसके हिस्सों को समझना, क्या है भाई इसमें क्या है, यानी उस समस्या और इस कुछ तो समानता होगी, उन समानता के साथ क्या इसमें और अलग है उसको भी हमको देखना है, और उस पर हम अच्छी सी चिंतन करें और उस पर नजर रखें, फिर उसके
लिए एक हम लोग प्लानिंग यानी उस तरह से पॉलिटिक्स तैयार करें, अपना एक रणनीति तैयार करें और फिर उसको हम लोग हल कर सकते हैं। द्वंद्वात्मक चिंतन यानी एक से अधिक दृष्टिकोण से सोचना, दोनों दृष्टिकोणों को समझना, दूसरों के ज्ञान के आधार पर किसी भी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होना। यानी एक से अधिक दृष्टिकोण से सोचना, क्या एक से अधिक दृष्टिकोण से क्या सोचना, और यानी जो हम सोचते हैं यानी कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही दिशा में सोचें। हम पॉजिटिव रूप से ही सोच रहे हैं तो पॉजिटिव में ही हमारा अलग अलग दिशा हो सकता है, यानी कुछ नया तरीका भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। दोनों दृष्टिकोण को समझना यानी दोनों को फिर हम समन्वित करें, क्या हमारे लिए अच्छा है, किससे अच्छा और शांति निर्मित हो सकता है, यानी किससे प्रभावशाली और शांति निर्माता बन सकते हैं बच्चे। उसके लिए हमें सोचना है दूसरे से ज्ञान के आधार पर किसी भी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होना, यानी जो दूसरे से ज्ञान हमको मिल रहा है यानी जो आधार मिल रहा है उसको दूसरे बिंदुओं से हम लोग तर्क देके सक्षम हो सकते हैं। संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक में हम लोग जहाँ तक ये मानते हैं कि संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं है यानी उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो उसकी बहुत प्रभावशाली टीचिंग नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेशन होना चाहिए यानी हमारा जो उच्चारण होना चाहिए वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। जो कक्ष हमारा यानी जो क्लास है यानी पहले बेंच से और लास्ट बेंच तक आवाज़ हमारी पूरी अच्छे से जानी चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई टीचर बोलता है आगे वाली बेंच पे रह जाता है, नहीं भाई, हमें ऐसा यानी हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से यानी जो हम अपने विचारों को अच्छे से समझा पाएँ। तो इसमें क्या क्या है, जैसे पहला बिंदु है प्रस्तुतिकरण, विचारों को सुस्पष्ट और संगतपूर्ण ढंग से व्याख्यात करने में सक्षम होना, यानी जो विचार हैं वो स्पष्ट आपके होने चाहिए। और स्पष्ट कब होगा, जब उससे संगतपूर्ण होगा। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं शांति शिक्षा और शांति शिक्षा से ना जोड़ के और किसी बिंदुओं से जोड़ें, ठीक है, लेकिन हमको जोड़ना है तो उन्हीं बिंदुओं से जोड़ना है यानी जो उससे संगतपूर्ण है। अगर संगतपूर्ण नहीं है, अगर हम कहीं और उसको लेके जा रहे हैं तो फिर वो शायद हमारी टीचिंग अलग हो जाएगी, वो हमारा बहुत प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं होगा और उसको हम फिर व्याख्या करने में फिर टूट जाएंगे। तो हमें इस तरह से लेके चलना है कि प्रस्तुतिकरण हमारा ऐसा हो जो हमारे विचारों को सुस्पष्ट यानी विचारों को हमारे स्पष्ट रखे और किससे हो यानी उस विषय वस्तु से संगतपूर्ण ढंग से हो, ठीक है। सक्रिय संवादता, जैसा कि हम लोग ने बहुत बार क्लास में भी आपसे हमने डिस्कस किया है कि एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। यानी हम लोग सक्रिय संवादता का मतलब ये अन्य के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना। यदि हम किसी के अच्छे से यानी किसी के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो पहचानेंगे, तब एक अच्छे से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होगी और उस पर हम अच्छा तर्क कर सकते हैं। यानी एक अच्छा वक्ता कब हम बनेंगे, जब दूसरे के विचारों को सुनेंगे। यदि उसके विचारों को हम लोग श्रवण नहीं करते हैं तो शायद हम एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हैं, तर्क हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सी चीज़ों में हम बोलने में हमारी कहीं ना कहीं हमको कठिनाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है समझौता वर्ता, यानी संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते के एक उपकरण के रूप में भूमिका और सीमाओं को पहचानना, विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद की दिशा में कदम बढ़ाना। समझौता वर्ता का मतलब सीधा देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, संघर्ष पर विराम लगाने के समझौते का एक उपकरण के रूप में भूमिका। यानी जो संघर्ष है यानी कभी कभी हम लोग तर्क करते हैं और तर्क का वितर्क कर जाते हैं, ऐसा तर्क करते हैं जो बहुत संगत नहीं होता है, वो हमारे लिए प्रभावशाली नहीं है। यानी इस तरह के जो विवाद है उसके लिए सार्थक संवाद यानी जो सही तर्क हैं, जो सही विचार हैं, उसके लिए हम कार्य करें, उस दिशा में हम कार्य करें, उसी दिशा में हम कदम बढ़ाएं, ठीक है। मूक संप्रेषण, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आज के जो हम शिक्षक हैं, यानी शांति कौशल कब हम लोग यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं इस तरह के आवेश में हम लोग आ जाते हैं। इस तरह के आवेश में आने से जो सामने का व्यक्ति है उसको ये लगता है कि ये ईगो अपना दिखा रहा है, यानी द्वेष अपना दिखा रहा है। तो इन चीज़ों से यानी बॉडी लैंग्वेज जो हमारा है वो बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्व को पहचानना बहुत जरूरी है। यानी कब हमको किस तरह का बॉडी लैंग्वेज रखना है। यदि हम किसी बड़े से बात करें या छोटे से बात करें, शालीन भाव में बात करें, हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो, एटीट्यूड वाला ना हो,
तो वो प्रभावशाली, यानी वो हमारा मुख संप्रेषण बहुत अच्छा माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग का इसमें है, यानी जो तीसरा बिंदु हम लोग बोले थे, व्यक्तिक कौशल, यानी इसमें व्यक्ति का कौशल क्या क्या होना चाहिए, व्यक्तिक कौशल क्या क्या, यानी सहयोग, साझे उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। यानी साझे उद्देश्य, यानी जो हमारा उद्देश्य है, ये नहीं कि हम माने कि हम अकेले शांति को बना सकते हैं, प्रभावशाली शांति, यानी उस तरह के व्यक्ति का हम निर्माण कर सकते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा ही हो, उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए। हम शांति की बात कर रहे हैं और दूसरों का यदि सहयोग नहीं लेंगे, दूसरे का हम सहयोग नहीं करेंगे, तो बहुत इसको प्रभावशाली ढंग से काम हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनुकूलनशीलता, तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना। यानी कोई, जैसे क्या होता है, हम लोग अपने विचार पे अडिग हो जाते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, जो ये कह रहा है वो सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो ये मैं वाली बात को हम लोग को तोड़ना होगा, यानी जो तर्क और साक्ष्य रोशनी में अपने विचार को बदलना है। अगर लगता है कि ये तर्क, आपका तर्क यदि सही है, मैं एक शिक्षक हूँ आपके सामने, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बोल पा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आप में से कुछ चीज़ें अच्छी आके निकल के आ रहे हैं, इन बिंदुओं को हम लोग समझ रहे हैं, तो उससे हमें स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता हूँ, मुझे ये आ रहा है वो आ रहा है, नहीं, आपसे भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। या अगर आपसे कुछ इससे अच्छा तर्क आ रहा है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। तो यानी उन विचारों में हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। लगता है कि मैं यहाँ पे, अगर मेरा तर्क गलत हो रहा है तो उस तर्क में हमको बदलने की आवश्यकता है। तो यानी जो तर्क और साक्ष्य रोशनी में विचार को अपने बदलने के लिए इच्छुक होना, यानी उस विचारों को आसानी से हम बदल लें। आत्मानुशासन, अपने आचरण को उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावकारी ढंग से समय का प्रबंधन करने की योग्यता। आत्मानुशासन, जैसा कि एक अनुशासन की हम लोग बात करते हैं, तो एक टीचर के लिए, एक आम जनजीवन के लिए, या किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशासन जो है, स्व अनुशासन की हम लोग बात करते हैं। आत्म अनुशासन की, यानी सेल्फ डिसिप्लिन की हम लोग बात करते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग कब रख पाएंगे, जब अपने आचरण को हम लोग उचित बनाएं और समय, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट जो हमारा है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर टाइम मैनेजमेंट को हम लोग सही से रखते हैं तो ये हमारी प्रभावशाली टीचिंग होगी। अगर टाइम मैनेजमेंट को हम लोग अच्छे से नहीं रखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं होगा। और कभी भी हम लोग प्रभावशाली शांति निर्माता कब बन सकते हैं, जब अपने टाइम की पंक्चुअलिटी हो, सारा कुछ इस तरह से हो, तो हम लोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है जहाँ तक आप इस प्रकरण को समझ गए होंगे, और जहाँ लगे कि हम नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप लोग कमेंट में आना और कमेंट हमें देना, उस हिसाब से हम लोग फिर से काम कर लिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है हम लोग लगातार 4 दिन हम लोग पर्सनालिटी पे पढ़ेंगे। पर्सनालिटी के, जैसे कि आप लोग जानते हो, बड़ा चैप्टर, इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग पीस एजुकेशन में पढ़ेंगे। चूँकि कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स तो होगा पर्सनालिटी को हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे अल्पोर्ट महोदय का नाम आएगा, आप लोग को शिलगुण आएगा, तो उन बिंदुओं पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का कल का मेरा वीडियो होगा वो होगा पर्सनालिटी पे, ठीक है। थैंक यू।